1947 की याद में विद्यालय प्रांगण श्रीमान शंकर कॉलेज विशुपुरा में सभागार में उपस्थित विद्यालय के प्रधानाचार्य व अध्यापकगण, अध्यापकाएं और किसान डिग्री कॉलेज के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष, सभी लोगों को मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नमस्कार करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 15 अगस्त 1947 हमें उस दिन की याद दिलाता है जब आज के 75 साल पहले, आज स्वतंत्रता दिवस 75वां वर्षगांठ मना रहा है। 75 साल पहले आज हमारा देश कानून व्यवस्था और अपना विकास, ये सारी चीजें किसी दूसरे के हाथ में थी। और आज हमारे देश के वीर सपूत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और तमाम रणबांकुरे जिन्होंने देश की आज़ादी को, देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का आहुति दे दिया। देश की आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि हमें केवल कहीं कोई जंजीरों में हम जकड़े हुए थे जिससे हमें खोल दिया गया। देश की आज़ादी का मतलब ये है कि हम लोगों का कोई कानून नहीं होता था, कोई नियम नहीं होता था, हमारे विकास से संबंधित कोई योजनाएं नहीं होती थी। हम केवल एक बंधुआ मजदूर की तरीके से जीते थे। लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार समाज में विद्वान, पराक्रमी, स्वावलंबी और तमाम प्रकार के ऐसे लोग इस भारत माता की धरती पर पैदा हुए जिन्होंने अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और अपने देश की दुर्दशा पर, अपने देश के लोगों की दुर्दशा पर उसे देखा नहीं गया। देश तो हमारा बहुत लाखों वर्षों से चला आ रहा है। 1-2 वर्ष की बात जाने दीजिए, राम और कृष्ण के जमाने से हमारा देश चला आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद देश के अंदर तमाम ऐसे लोग आए जो भारत की संस्कृति को कुचला ही नहीं बल्कि समाप्त करने की पूरी व्यवस्था। भारत में सबसे पहले जो देखा गया है कई ईस्वी पूर्व कि भारत में शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए और अंग्रेज आए। जो भी लोग आए वो भारत में जो बहुत गहराई से देखा जाए तो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति ही एक ऐसी थी कि अतिथि देवो। जो भारत में आया ऋषि मुनियों के देश में, गुरुओं के देश में, उसको अतिथि माना गया। अतिथि में देखा गया कि वो चोर है, कि बेईमान है, कि मक्कार है, कि आतंकवादी है, कि अलगाववादी है। वो विचार उसके अंदर निहित थे। लेकिन यहाँ पर आने वाले लोगों ने उसको अतिथि माना और हमारे संस्कृतियों में कहा गया है कि अतिथि देवो। उसकी देवता के रूप में पूजा की गई, यहाँ उसको देवता के रूप में सम्मान दिया गया। लेकिन उसका कुठाराघात ये हुआ कि उसके मन में कुछ और था। वो यहाँ आने के बाद हमारी संस्कृति को, हमारे विचारों को, हमारे अच्छी नीतियों को उसने कुचला और अपने लाभ के लिए तमाम प्रकार के अराजकता पैदा की। लेकिन जब किसी चीज़ की ज़्यादा स्थिति गड़बड़ हो जाती है, ज़्यादा अराजकता फैल जाती है, ज़्यादा उस देश के संस्कार और अत्याचार, संस्कार और कल्चर पर प्रभाव पड़ता है, तब वहाँ कोई न कोई विभूति पैदा होती है जो एक जनमानस में जागरण पैदा करते हुए और उनको मार ढकेलती है। इसी तरीके से शक, हूण, कुषाण और मुगल, इनके बाद अंग्रेज ये आए तो भारत की संस्कृति को कुचलने के लिए और भारत के लोगों को केवल बंधुआ मजदूर ही माना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं माना। ये देखा गया कि आज हमारे देश में उस समय भी बहुत पहले लोग थे जो लात भूसा जूता खाने के बाद भी केवल धन बटोरते थे।
केवल वो धन भंडारक थे, न कि वो समाज सुधारक थे और समाज में हो रही हलचल और गतिविधि के वो पर सचेत नहीं थे। उनको केवल धन ही बटोरना था। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारे देश में हमारी वीर सपूतों ने, हमारी धरती माता ने ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया, भारत की भूमि ने ऐसे लोगों को पैदा किया जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, लेकिन उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, ऐसे तमाम लोग थे जिनको जबान से नहीं कहा जा सकता है। उनकी एक लंबी फेहरिस्त है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और लड़ते लड़ते उन्होंने अंग्रेजों को भारत से मार ढकेला, बाहर कर दिया और अपनी व्यवस्था को, अपनी स्वतंत्रता को उन्होंने कायम रखा। देश की आजादी में हमने देखा है कि देश जब हमारा आजाद हो गया तब भी तमाम यहाँ राजा महाराजा और आक्रांता थे जो भारत को एकजुटता नहीं होने देना चाहते थे। ऐसी स्थिति में हमने किताबों में पढ़ा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, निजाम हैदराबाद और राजा राजस्थान के एक राजा थे, ये दो लोग ऐसे थे जो भारत की रियासतों में नहीं मिलना चाहते। तो जब निजाम हैदराबाद भारत में एक अलग राज्य बनाना चाहते थे, जो साउथ में, दक्षिण भारत में वो एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, एक अलग देश की मांग कर रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम हैदराबाद को अपनी ताकत से, अपनी व्यवस्था से उनको जबरन बाई एयरपोर्ट लेकर के आए दिल्ली हैदराबाद से, और यहाँ पर उनसे जबरदस्ती राज्य को मिलने के लिए, भारत में विलय होने के लिए मजबूर किया। राजस्थान में एक राजा थे जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे, वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैंने किताबों में पढ़ा है कि वो एक हफ्ता राजस्थान में पड़े हुए थे, लेकिन उनकी बातों का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने देखा कि अगर राजस्थान पाकिस्तान में मिल जाएगा तो दिल्ली जो है पाकिस्तान के नजदीक हो जाएगी और दिल्ली देश की राजधानी है, उसकी समरसता और उसकी सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। इसलिए राजस्थान का भारत में मिलना नितांत आवश्यक है। उस राजा से गए 7वें दिन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि देखिए, तुम्हारे पिताजी हमारे क्लास फेलो थे और हमारे मित्र थे, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें मैं मार के सही करूंगा, क्योंकि हमारा तुम पर अधिकार है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी हमारे साथी थे, इसलिए तुम भी हमारे पुत्र। तमाम प्रकार से उनको मानवता, सामाजिकता और शिष्टता और पितृत्व, तमाम चीजों से उनको दबाव बनाते हुए फिर भारत में विलय किया। इस तरीके से भारत देश की आजादी में तमाम लोगों ने योगदान दिया जो अस्मरणीय, जिनको भूला नहीं जा सकता है। देश की आजादी में हम लोगों को, आप लोगों को बताया गया है कि देश हमारा जब आजाद नहीं हुआ था, इसके पहले भी हम तमाम यातनाएं भोगते थे। हम अंग्रेजों के केवल गुलाम थे, और गुलामी का मतलब ये था कि हम कोई अच्छी नौकरी नहीं कर सकते थे, अच्छे पदों पे जा नहीं सकते थे, अच्छे फल नहीं खा सकते थे, अच्छे अनाज और अच्छी चीजें सब लग करके इंग्लैंड जाता था। उस जमाने में सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोग जिन्होंने ICS की डिग्री प्राप्त की, लेकिन नौकरी करने से इनकार कर दिया। आज अगर देखा जाए तो लोग अगर एक नौकरी, छोटी मोटी नौकरी पा जाते हैं, तो चाहे उनको बलि चढ़ा दिया जाए, चाहे उनके जो है चरित्र को छीन लिया जाए, उनके विचारों को छीन लिया जाए, उनकी अस्मिता को छीन लिया जाए, लेकिन उनकी नौकरी न छीनी जाए, वो सब कुछ दांव पर लगा देने के लिए तैयार है। अपने बच्चे, लड़के, सब लोगों को वो केवल अपनी नौकरी बचाने के लिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने ICS की डिग्री अंग्रेजों को वापस कर दिया कि मैं तुम्हारे अंडर न रह करके गुलामी नहीं करूँगा, मैं विद्वान हूँ, तो उस विद्वता का लाभ मैं अवश्य। सुभाष चंद्र बोस
एक बार जर्मनी गए। देखिए, जो बुद्धिजीवी होता है वो समाज के लिए लड़ता है, याद रखिए, और जो बुद्धिजीवी नहीं होता है वो अपने पेट के लिए लड़ता है। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए और उन्होंने कहा कि मुझे हिटलर से मिलना है। हिटलर उसमें जाना माना तानाशाह था, दुनिया का तानाशाह था। बड़े मुश्किल के बाद हिटलर से मिलने के लिए उनको मौका मिला जर्मनी में, और वो इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने कहा कि मैं चाहे आज यहाँ 1 महीने पड़ा रहूं, लेकिन मैं हिटलर से मिल करके ही जाऊंगा। हिटलर से मिलने के लिए गए तो हिटलर वहां अपना सब जगह पूरी दुनिया में नहीं जाता था। हिटलर का उसके 5 बहुरूपिये थे। 5 लोग ऐसे थे जो हिटलर के ही टाइप के थे। पूरी दुनिया में वही लोग जाते थे। हिटलर अपने जान जोखिम को देखते हुए अपना घर नहीं छोड़ता था, जर्मनी नहीं छोड़ता था। तो जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर के मिलने उनके कार्यालय पहुंचे जहां उनका आवास था, तो सबसे पहले एक व्यक्ति आया हिटलर के रूप में और उसने आगे हाथ बढ़ाया कि नमस्कार सर, आप कहां से? सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं, आप हिटलर नहीं हैं। वो अचंभा हो गया कि अरे, इसने कैसे पहचान लिया कि मैं हिटलर नहीं हूं, जबकि पूरी दुनिया में हिटलर के जो 5 लोग बहुरूपिये थे वही चलते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने पहचान कैसे लिया? देखिए, बुद्धिजीवी जो होता है उसकी नजरें, उसका दिमाग, दीवार के पीछे क्या होती है उसको भी वो पहचान लेता है। उसके पास एक विशेष बुद्धि होती है। फिर इसके बाद दूसरे लोग मिलने आए, फिर उन्होंने भी हाथ बढ़ाया और कहा कि मैं हिटलर। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनका नमस्कार किया और कहा कि आप हिटलर नहीं है, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हिटलर नहीं हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। वो आदमी फिर अवाक हो गया कि अरे, ये तो दूसरे लोगों को भी इसने फेल कर दिया। तीसरे लोग फिर आए जो 4 बहुरूपिये थे, तीसरे फिर आए और उन्होंने फिर आगे हाथ बढ़ाया। सुभाष चंद्र बोस जी ने हाथ जोड़कर उनका फिर नमस्ते किया कि नमस्ते, मैं हिटलर से मिलने आया। वो आदमी फिर अचंभा में पड़ गया कि ये कैसी बात है, ये सारे लोगों को कह रहा है, और सारे लोग जाने के बाद अंदर बताते थे कि सबको कह रहा है कि आप हिटलर नहीं है, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर को देखा नहीं था पहले, लेकिन हाव भाव से केवल इस बात को पकड़ रहे थे कि हिटलर कौन है। फिर जब चौथा आदमी आया, उसने भी हाथ बढ़ाया कि नमस्कार। सुभाष चंद्र बोस जी ने फिर उनका नमस्कार किया कि नमस्कार, नमस्ते सर, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। वो आदमी फिर अवाक हो गया कि ये फिर कैसे काम होगा, तो हिटलर को जाना ही जाना पड़ेगा, इस सारे लोगों को जो है निगलेक्ट कर रहा है। और वाकई में असली हिटलर कोई नहीं था, असली हिटलर तो अंदर बैठा था। फिर लास्ट में जब पांचवी बार जब हिटलर आया तो उसने कहा कि हेलो, कौन, कहां से आए हैं, कैसे हैं, आप कौन हैं? उसकी गरजती हुई आवाजों में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हाँ सर, आप हिटलर हैं। नमस्कार सर, मैं भारत से आया हूं, सुभाष चंद्र बोस, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो हिटलर ने कहा कि भाई सबसे पहले तो ये बताओ, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। 70,000 सैनिकों को सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से मुक्त कराया हिटलर से मिलकर के। क्यों? केवल उनकी बुद्धिमत्ता से। हिटलर ने कहा कि ये पहले बताओ कि तुमने मुझे पहचाना कैसे? मैं तो तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, जितनी भी मदद चाहो। ऐसे टैलेंट आदमी को मैंने नहीं देखा भारत में। भारत में तो तमाम लोग हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ऐसे टैलेंट आदमी को नहीं देखा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सर उन्होंने कहा पहले आप बैठिए। आपका आवाभगत उनका शुरू हो गया और कहा कि मैं इतना उत्सुक हूं कि पानी आप तब पिएंगे जब पहले आप बताएंगे कि आपने मुझको पहचाना कैसे। जब तक मैंने आपको देखा, आपने मुझको पहली बार देखा और पहचाना कैसे आपने? 4 लोग आए जो पूरी दुनिया में घूमते रहे हिटलर के नाम से और तानाशाही करते रहे, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं पहचाना कि हिटलर कौन है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जो लोग आते थे वो पहले ही हाथ मिलाते थे। जो दुनिया का तानाशाह होगा वो पहले हाथ थोड़ा मिलाएगा। उसकी आवाजों में नरमियत थोड़े होगी। जो तानाशाह होगा उसकी आवाजों में कुछ जो है गरजाहट होगी, उसकी आवाजों में कुछ जो है दरवापन होगा और उसकी आवाजें कुछ कड़क होंगी, उसका कुछ हाव भाव कड़क होगा, उसके चेहरे पे कुछ अलग जो है चमक होगी।
ये सारी चीजें मैंने देखा कि जो आपके बना जो है बहुरूपी आए उनके अंदर किसी के अंदर कोई गुणवत्ता नहीं। मैंने पकड़ लिया कि ये तो हिटलर हो ही नहीं सकता जो पूरी दुनिया का तानाशाह।